हेलो दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के सेकेंड पार्ट को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे होने वाले एसएससी के एग्ज़ाम और रेलवे के सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा सेशन है, पहला क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके आने वाले आगामी रेलवे के और एसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। यानी कि हमें यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी उसे फाइंड आउट करना है। कि कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, हमें करना क्या है, पहले ये जो संख्या लिखी हुई है ना, 3, 30, 300 और 3000, पहले हमें इसका पैटर्न जो है वो पता करना है कि ये संख्या जो है वो किस आधार पर आगे बढ़ रही है। तो अगर हम 3 से 30 की तरफ देखें तो 3 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ओके, अगर हम 30 में 10 से फिर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 हो जाएगा। ठीक है जी। अगर 300 में फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3000 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो पैटर्न है ये पता चल गया कि संख्याओं में जो है अगले संख्या के लिए 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम 3000 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 30,000। कितना हो जाएगा? तो 30,000 हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 30,000। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। कितना? 30,000। ओके दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो ये दूसरा शब्द है वो पहले शब्द से संबंधित है। ओके, जिस प्रकार शर्ट का संबंध जो है वो परिधान से है, शर्ट जो है हमारा परिधान से है, उसी प्रकार यानी कि कपड़े को हम परिधान कहते हैं, उसी प्रकार जो है हमारा हार है वो किस में आएगा? तो हार जो है वो आभूषण की श्रेणी में आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, परिधान यानी कि कपड़े को हम परिधान के रूप में जानते हैं, तो उसी तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, हार जो है वो आभूषण में मैच होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में GLEPK को DIBMH लिखते हैं और QRYHN को NOVEK लिखा जाता है, तो उसी पैटर्न के अनुसार पोर्टर को क्या लिखा जाएगा, ये हमें यहाँ से पता करना है। तो चलिए कोई एक पैटर्न पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि पैटर्न जो है वो कह क्या रहा है। उसी पैटर्न के आधार पे हम इसका पोर्टर का जो है वो निकाल लेंगे आंसर। देखिए, GLEPK। ओके, और क्या कह रहा है, उससे क्या बना है हमारा? DIBM और H बना है। ठीक है, अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें G की, तो G से D कैसे आएगा? तो G से D लाने के लिए हमें रिवर्स जाना पड़ेगा ना, हम रिवर्स जाएंगे तभी तो D आएगा। तो G से अगर हम -3 पीछे जाते हैं तो कितना हो जाएगा? D आ जाएगा, क्योंकि D आप आगे पढ़ के देखिए, DEFG। ठीक है, -3 यहाँ से गया। L से अगर I को देखें तो पहले L से I कितने पैटर्न पीछे जाएगा? तो आप देखो, आप L से पीछे जाओ, 3 पॉइंट पीछे जाओ तो I आ जाता है। यानी कि जो है ये जो है -3 के पैटर्न पे आधारित है। उसी प्रकार दोस्तों, अगर E से B को देखो तो E से अगर -3 आप पीछे जाते हो, 3 अल्फ़ाबेट पीछे जाते हो तो B आता है। ठीक है, यानी कि 3 जब हमने 3 अल्फ़ाबेट को चेक किया तो हमें ये पैटर्न पता चला कि ये संख्या जो है ना वो -3 जो है, यानी कि 3 क्रमांक पीछे जा रही है। उससे अच्छा है आप यहाँ से चेक कर लो +3 करके। तो D का +3 करो तो क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। I से +3 करो तो L हो जाएगा। B से +3 करो तो E हो जाएगा। यानी कि हमें पैटर्न का जो है पता चल चुका है। ओके, तो चलिए, जब पैटर्न का हमें पता चल गया तो हम क्वेश्चन को पोर्टर का जो क्या आंसर होगा उसे हम सॉल्व करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, POTE और R। ओके, अब देखिए, P से हमें 3 स्थान पीछे जाना है,
पी से 3 अल्फ़ाबेट पीछे जाना है, तो पी से अगर हम 3 अल्फ़ाबेट पीछे जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, MNOP, यानी कि M हो गया। अगर O से, देखिए इस अल्फ़ाबेट में -3 करना है, यहाँ भी अगर -3 आप करो तो O से -3 में जाओ, तो O से अगर हम 3 अल्फ़ाबेट अगर पहले आते हैं तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, LMNO। ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये इन दोनों में से देखिए कौन होता है। T से हमें 3 स्थान पीछे जाना है, तो T से पीछे जाओ आप, तो QRST, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Q, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, MLQ। उसके बाद B के बाद 3 होता ही है, B C D E और R के बाद हो जाए हमारा O हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है, एरे 1 जो है यहाँ से करेक्ट होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है दोस्तों, अगर समझ में ना आए तब ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको ये चीज़ें और अच्छे बेहतर तरीके से बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 4 प्रकार के पुरस्कारों का उल्लेख किया गया है, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का हमें चयन करना है। ओके, देखिए पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है। ठीक है, और एक परमवीर चक्र है। तो दोस्तों देखिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये किसी भी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं, जबकि जो परमवीर चक्र है ना, वो सेना के क्षेत्र में मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए प्रदान किया जाता है, मरणोपरांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमवीर चक्र जो है वो इन सब में से भिन्न है। ठीक है, समझ में आया होगा? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से उस संख्या का चयन करें जो तीसरे संख्या समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पे कहने का मतलब है कि 21, 9 और 40 से जैसे 149 बनाए, 18, 7 और 25 से जैसे 101 बनाए, उसी पैटर्न के आधार पे हमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये पता करना है। तो अगर हम बात करें 21, 9 और 40 की, और हमें बनाना कितना है, 149 बनाना है। ठीक है, उतना बनाना है। तो अब देखो अगर हम 21 में 4 से करें तो 840 के आसपास जाएगा, ये तो करीब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना ही एडिशन से ये 149 आएगा, ना ही इसका सब्ट्रैक्शन करके 149 आने वाला है। तो हमें संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना तो पड़ेगा। अगर हम 21 का 40 से मल्टीप्लाई करें तो 21 चौक 84, 840 के आसपास जाएगा। 21 में क्यों ना हम 9 से करके देखते हैं। अगर 21 में 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189 हो रहा है। अब 189 से 149 के पास हम जा सकते हैं, हाँ, क्योंकि जो नेक्स्ट संख्या 40 से, अगर 40 यहाँ पे माइनस कर दें हम तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर हमारा 149। यानी कि एक पैटर्न तो हमें पता चली कि 21 मतलब पहली संख्या का दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसका तीसरी संख्या से उसे घटा देना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ये चीज़ पता चली। तो चलिए क्यों ना हम इसी पैटर्न को देखकर और हम इसको कर लेते हैं, दूसरे वाले को भी चेक कर लें। चलिए दूसरे को भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। अगर 18 में 7 से आप मल्टीप्लाई करो तो 126 होता है, उसमें से अगर 25 आप माइनस कर दो तो 101 तो होगा ही, ये तो कन्फर्म हो गया। ओके, यानी हमें पैटर्न का पता ईजिली चल गया है, जो श्योरली है। अब देखो, अब 15 में 11 से हमें मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 30 को घटाना है। तो 15 में अगर 11 से आप मल्टीप्लाई करो तो 165 हो जाएगा। 15 में अगर 11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 165 होगा, और उसमें से हम 30 को जो अगर माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 135 हमारा यहाँ से जो आंसर है वो निकलेगा। क्या होगा, 135 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा? ओके, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमसे कह रहा है ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जरूर 1 नंबर का हमसे पूछेगा। कह रहा है हमसे कि सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है। अच्छा चलिए, सपना यहाँ से मान लीजिए उसका कार्यालय है, सपना का पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा में सपना जो है
2 किलोमीटर चलती है, ठीक है, अपने कार्यालय की तरफ 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में सपना चलती है और फिर दाएं मुड़ती है, यानी कि यहाँ पे आई फिर दाएं मुड़ गई, यहाँ से मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ी है और 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ जाती है, यानी कि सपना फिर दाएं मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है, फिर सपना अब जो है ऐसे मुड़ के 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाती है, यानी कि फिर उसने यहाँ से आकर ऐसे मुड़ी और दोस्तों 1 किलोमीटर फिर सपना चलती है, ठीक है, और उसको अपने घर पे वो पहुँच जाती है, यानी कि सपना अपने ऑफिस से अपने हाउस को यहाँ पे चली जाती है। हमसे पूछ रहा है कि घर पहुँचने पर उसका मुख जो है वो किस दिशा में, तो उसका मुख जब ऐसे है यानी कि उत्तर की तरफ है, सीधी सी और सिंपल सा फंडा है, उत्तर इसका हो जाएगा ए क्या उत्तर दिशा, ओके, इसका उत्तर उत्तर हो जाएगा, ओके, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ओके। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये किसका है, तो ये रिलेशनशिप का है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि नेहा जो है वो विपुल की माँ है। नेहा किसकी माँ है, तो विपुल है, ये विपुल हो गए, विपुल की माँ कौन है, तो विपुल की जो मदर है वो कौन है, नेहा है, ओके, विपुल की माँ जो है नेहा है। रजत जो है वो नेहा का भाई है, रजत जो है वो नेहा का भाई है, रजत जो है वो नेहा का ब्रदर है, ये इसकी मदर है, ओके, ठीक है। प्रभाकर रजत का पिता है, प्रभाकर जो है वो रजत का पिता है, यानी कि नेहा और रजत दोनों भाई हैं, तो रजत का फादर कौन हो गया, तो रजत के फादर कौन हो गए, तो रजत के फादर हो गए कौन, प्रभाकर, यानी कि प्रभाकर जो हैं वो रजत के पिता है, ठीक है। देखिए तो प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, सीधी सी बात है, विपुल की माँ हो गई कौन, विपुल की मदर हो जा रही है नेहा। अब नेहा का जो भाई है वो कौन है, नेहा का ब्रदर कौन है, तो नेहा का ब्रदर है हमारा रजत, और रजत के पिता कौन है, तो रजत के पिता हो जा रहे हैं, यानी कि रजत के फादर हो जा रहे हैं कौन, विपुल, ओके। तो हमने ये हमारा डायग्राम तो बन के तैयार है। जब डायग्राम बन के तैयार है तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, प्रभाकर का विपुल से, तो विपुल की माँ के पापा हैं, तो विपुल के माँ के जब फादर है तो नाना हुए, सीधी सी बात है, माँ के पिता हैं तो नाना हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, नाना यानी कि माँ के पिता हैं, ठीक है। प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, तो विपुल के जो है वो नाना लगेंगे, समझ में आया दोस्तों, ओके। चलिए अगर देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा सेशन और ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जे का मतलब है योग, जी का मतलब घटाव, एम का मतलब गुणा और बी का मतलब भाग है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि कौन सा इसमें से समीकरण सही नहीं है उसे फाइंड आउट करना है। एक चीज़ देखिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, आप प्रयास कीजिए कि ऑप्शन बी या ऑप्शन सी को पहले सॉल्व कीजिए, क्योंकि ए तो होता नहीं है मैक्सिमम, आप चेक ही करना है तो या तो ऑप्शन सी एक बार चेक कर लो या ऑप्शन बी पहले चेक करके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग ऑप्शन बी को जो है पहले चेक करते हैं। 4, जी का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, जी का मतलब है माइनस, फिर 16 है, फिर बी का मतलब यहाँ से क्या है, बी का मतलब है भागा, बी का मतलब भाग है, और उसके बाद 2 है, और फिर जे का मतलब आप देखो तो प्लस है, 6 है, और एम का मतलब अगर हम लोग देख ले तो मल्टीप्लाई 5 है, और ये 26 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो 4 माइनस अगर इसको भाग दे दो आप तो 8 हो जाएगा, प्लस 6 × 5, ठीक है। अब आप यहाँ से अगर सॉल्व करो तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 माइनस 8 और प्लस 6 × 15 30 हो जाएगा, 30 हो गया, तो 34 में से अगर 8 को आप हटाते हो घटाते हो, देखिए 30 और 4 ये सो ऐड किया हमने तो 34 हुआ, माइनस 8 किया तो 26 तो होगा ही, यानी कि ये इसके बराबर है, ये ऑप्शन नहीं होगा। हमें वो चुनना है कि जो समीकरण में सही नहीं है, तो ये बी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो जब बी नहीं होगा तो चलिए सी एक बार चेक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सी को चेक करके देखते हैं कि ये सही है कि गलत है।
चलिए सी को चेक करते हैं हम लोग। ओके कह रहा है हमसे कि 6, बी का मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, बी का मतलब है भागे 2, एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है गुना 8, जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है -10 और जे का मतलब क्या है, जे का मतलब है +4 बराबर 20 हमें यहाँ से लाना है। अब देखो आप यहाँ पे ओरली और जल्दी सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से हमने इसको भागा किया तो हुआ कितना 3, 3 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा इतना का, तो इतना का हो जाएगा 24, 24 -10 और +4, तो 24 और 4 28 और 28 में से अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करो तो 28 में से 24 4 28 में से 10 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 20 होता है। 6 भागा 2 3, 3 8 है 24, 24 -10 + 4, 24 और 4 28, 28 में से 10 गया कितना होगा, 28 में से 10 गया तो 18 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 20 ना होगा, यहाँ पे होगा हमारा 18। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो है जो कह रहे हैं कि समीकरण कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों ये समीकरण जो है वो सही नहीं है क्योंकि 28 में से 10 घटाने पर 18 आएगा और यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा ना आपसे कि आप ऑप्शन बी और सी को पहले सॉल्व करके एक बार ज़रूर देखिएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो, और मिलेंगे ही। ओके चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। जैसे कौन कौन सा, जैसे है सेब है, आम है और फल है। तो दोस्तों एक आप बात समझो, अगर फल को देखें, ये फल है तो फल का ही रूप तो सेब है और आम है ना। ये अगर ये टोटल फल है तो फल का ही स्वरूप जो है वो सेब और आम हो जाएंगे ना, तो इस तरह का डायग्राम जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देर करने की ज़रूरत नहीं है, टिक कीजिए और आगे निकलिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में वर्ग जो है वो छात्रों को निरूपित करता है। जो वर्ग है वो छात्रों को निरूपित करता है, तो ये जो हैं ये स्टूडेंट है हमारे। जो वृत्त है यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, वृत्त जो है वो मेहनती लोगों को निरूपित करता है, यानी कि हार्ड वर्कर्स को ये निरूपित करता है। और जबकि जो हमारा ये त्रिभुज है ना, वो त्रिभुज शहरी लोगों को निरूपित करता है, यानी कि सिटी को, यानी कि सिटी में रहने वाले लोगों को निरूपित करता है। तो हमें कह रहा है कि उस क्षेत्र का पता लगाएं जो उन मेहनती छात्रों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। तो मेहनती भी हैं और छात्र भी हैं। तो देखिए मेहनती ये हो गया और छात्र ये हो गया, लेकिन शहरी नहीं है। तो मेहनती और है और छात्र भी है लेकिन शहरी नहीं है। शहर तो ये वाला हिस्सा है हमारा, तो इससे जो बाहर होगा, जो इतने हिस्से में आएगा वो शहरी आएगा, और हमें शहरी नहीं चाहिए तो इससे बाहर देखो आप। तो इससे बाहर अगर आप देखते हो तो सी जो है इससे बाहर है, यानी कि सी जो है कॉमन इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि सी जो है वो मेहनती छात्रों को निरूपित करता है। ठीक है, और इस मेहनती और छात्रों को निरूपित करता है, यानी सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 7 मित्र हैं और वो रविवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के किसी एक दिन अपनी पसंद की मिठाई नहीं खाने का फैसला किया है। ठीक है, मतलब कि एक दिन वो अपनी पसंद की मिठाई नहीं खाएंगे। ठीक है, प्रत्येक मित्र ने सप्ताह के अलग अलग दिन को चुना है। ठीक है, कब से चुना है, तो ये रविवार से शुरू होकर शनिवार को, रविवार से यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे, चलिए इसको संडे आप लिखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये समझ में आएगा आपको। चलिए अब इसे हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि पी ने शनिवार का दिन चुना है। पी ने शनिवार का, यानी कि यहाँ पे उसने सैटरडे का दिन, पी ने शनिवार का दिन चुना है कि यार शनिवार को अपने पसंदीदा मिठाई नहीं खाएगा। क्यू ने बुधवार का दिन चुना है।
तो क्यू ने बुधवार का दिन चुना है, यानी कि क्यू जो है वो बुधवार का दिन उसने चुना है, ठीक है। आर ने कहा है कि वो पी के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। पी के ठीक पहले वाले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन वो मिठाई नहीं खाएगा, ठीक है। एस ने पी और क्यू द्वारा चुने गए दिनों के बीच किसी भी उपलब्ध दिन को चुना है। पी और क्यू के बीच कौन सा दिन हो जाएगा? थर्सडे को एस ने चुना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि टी ने रविवार का दिन चुना है। टी ने रविवार का दिन चुना है। क्यू ने कहा है कि वो क्यू के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। यू ने क्यू के ठीक पहले, तो यू हो जाएगा यहाँ पे। अब बचा हमारा क्या? तो बच गए हैं एक भी, तो भी जो है यहाँ पे हो जाएंगे हमारे जो लास्ट बचे हुए। ओके, तो देखिए ये बन के तैयार है, बहुत इजी है, देखने में बहुत आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन इजी सा है ये, ठीक है। अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब भी द्वारा चुने जाने के लिए कौन सा दिन शेष है? तो भी द्वारा चुने जाने के लिए मंडे यानी कि सोमवार का जो दिन है ना वो शेष है, यानी कि सोमवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सोमवार, ठीक है दोस्तों। ओके, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए बिल्कुल इजी है, आप अपने से प्रयास कीजिए। मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन देखिए, एक बार उसको पॉज कीजिए और अपने से प्रयास कीजिए, ना आए तब देखा कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट श्लोक का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। सभी जो खिलौने हैं, जितने भी टॉयज हैं ना, सभी खिलौने क्या हैं? वो प्लास्टिक हैं। सभी प्लास्टिक जो हैं वो क्या है? वो डिस्पोजल है, ठीक है। और कह रहा है कि कुछ खिलौने जो हैं वो फाइबर हैं। ये देखिए कुछ खिलौने जो हैं वो फाइबर है। ओके, देखिए हमारा डायग्राम बनके अब तैयार है। अब हमें यहाँ पे देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है कि कुछ फाइबर प्लास्टिक है, कुछ फाइबर जो है वो प्लास्टिक है। तो कुछ फाइबर जो है प्लास्टिक है, ठीक है। देखिए जो प्लास्टिक का हिस्सा है वो तो फाइबर के साथ मिल रहा है ना जी, इसको टच कर ही रहा है, तो कुछ फाइबर जो है वो प्लास्टिक है, बिल्कुल सही है। कुछ डिस्पोजल फाइबर है, ये डिस्पोजल का हिस्सा है और ये फाइबर का हिस्सा है, तो कुछ डिस्पोजल फाइबर है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। कह रहे कोई भी फाइबर जो है डिस्पोजल नहीं, अभी कह रहे कुछ डिस्पोजल फाइबर है, तो कोई भी फाइबर डिस्पोजल क्यों नहीं होगा? ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमसे, अच्छा ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, एनटीपीसी के क्वेश्चन है ये, श्योर आने वाले आपके। अभी एलपी के जो एग्जाम लगे हैं ना उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एकाधिकार जो है बाजार की विशेषता है? देखिए पहले कहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार जो है एकाधिकार बाजार की विशेषता है। इसमें से ये पता करना है कि इसमें से कौन सा, जो ये 3 ऑप्शन दिया है ना, एकाधिकार को बाजार में दर्शाता है, ठीक है, यानी कि मोनोपोली को दर्शाता है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। आइए समझते हैं। किसी वस्तु विशेष का एक ही उत्पादक होता है। कह रहे हैं कि किसी विशेष वस्तु का एक ही उत्पादक होता है। मोनोपोली को समझिए, वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई आपके यहाँ अगर क्या कहोगे आप, कोई भी, जैसे मान लो कि आपके यहाँ अगर एक बर्तन की दुकान है और सिर्फ एक ही वहाँ पे उत्पादक है, बर्तन की दुकान का एक ही फैक्ट्री है और कोई फैक्ट्री नहीं है, तो एकाधिकार बाजार का वो उदाहरण होगा ना जी, क्योंकि अकेला है, मोनोपोली है उसकी। तो ये तो ऑप्शन यहाँ से सही हो रहा है। कह रहा है कि कोई अन्य वस्तु इस वस्तु के विकल्प के रूप में कारगर नहीं होती है। जैसे मान लो आप कि ये एक बाज़ार में एक ही बर्तन का दुकान है और दूसरा है कि अगर कोई बाहर से बर्तन ला के बेच भी रहा है लेकिन उस तरह के बर्तन वो जैसा बना रहा है वैसा नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसी फैक्ट्री का तो बर्तन बिकेगा ना। तो ये भी ऑप्शन सही होगा कि कोई अन्य वस्तु इस वस्तु के विकल्प के रूप में कारगर नहीं होती है, यानी कि जो फैक्ट्री में बन रहा है वही कारगर है। तो ये भी मोनोपोली में आएगा क्योंकि हमारा ही सिर्फ बिक रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब देखिए तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि किसी अन्य फर्म को बाजार में प्रवेश करने और उस वस्तु की बिक्री शुरू करने से रोकने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यानी कि देखिए ये तो नहीं होगा, अगर मोनोपोली होगा ना तो प्रतिबंध तो लगेगा ही, कोई दूसरा आकर किसी दूसरे के क्षेत्र में नहीं बेच सकता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है, एकाधिकार का नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध नहीं है तो कोई आकर बेचेगा। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है ये दोनों जो है यहाँ से करेक्ट है। आप खुद अपने मन में विचार करना, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है आपको जरूर समझ में आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि सी नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये भी अच्छा है, चलिए अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि ए के जी डी एच और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। अच्छी बात है, उत्तर की तरफ बैठे हैं तो आपको और ईजी लगेगा। 6 लोग हैं ना, 3 और 3 6, हाँ 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं जो उत्तर की तरफ पंक्ति में मुख करके बैठे हैं। कह रहे कि के पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। अच्छा ठीक है, के को हम यहाँ पे बैठाते हैं पहले। के पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, के दाईं ओर तीसरे और ए के बाईं, के पंक्ति किसी एक सिरे पर, वाई जो है वो के दाईं ओर तीसरे, वाई कहाँ बैठा है, के दाएं तीसरा यानी कि 1 2 3, के दाएं तीसरा यानी कि 1 2 3 वाई बैठा है, यहाँ पे तीसरा 1 2 3, ठीक है। और ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ए अगर यहाँ हो जाएगा तो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है वाई। जो वाई है ना, देखिए यहाँ पे क्या करें समझिए, वाई कहाँ बैठा है, के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, के दायां तीसरा 1 2 3, के का दायां तो यही होगा ना, ये वाला होगा के का दायां, और ए का बायां जब उत्तर की तरफ बैठा है तो ए के बायां दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, वाई बैठा है। अगर आपको एक चीज़ आप समझो, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अगर आपको ये सस्पिशन हो रहा था कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं बैठाया, तो दोस्तों पहले ही कहा है कि के दाएं और तीसरे, तो के का दायां जब उत्तर की तरफ बैठा है तो ऐसे जाएगा ना, इधर तो कोई जगह नहीं है, आप बैठाते कहाँ से, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं होगा, के यानी कि के का फिक्स स्थान यही सही है। ओके चलिए, कह रहा है कि डी और एच अगल बगल बैठे हैं, तो डी और एच को बैठाने के लिए आप देखो डी और एच कहाँ बैठ सकते हैं, तो डी और एच के लिए यहाँ पे तो होगा नहीं, तो डी और एच यहीं पे बैठेंगे, तो डी और एच जो है वो अगल बगल बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह दोनों को लोगों को बैठने के लिए यही है। ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है जी, कह रहा है जी कहाँ बैठा है, ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए के बाईं ओर, देखिए ए के बाएं ठीक बगल में बैठा है जी। डी जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जी के बाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पर डी बैठा है। चलिए हम लोगों ने एक रखा था और सही बना, कहाँ बैठा है, डी जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि ये सभी स्थान जो है वो अपनी जगह पे बैठ गए, फिक्स हो गए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, के दाईं ओर, तो के दाईं ओर ठीक बगल में, तो के दाएं ठीक बगल में कौन बैठा है, तो डी बैठा है, यानी कि ये डी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये डी है, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होना, ये डी है, मैं नीचे भी लिख देता हूँ, डी यहाँ पे बैठा है। ओके चलिए, एक कथन और स्टेटमेंट है, आइए इसे भी हम समझते हैं। एक कथन दिया हुआ है, कथन को आप समझो पहले, कि परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच सके हैं। ये कथन है, तो ये जो कथन है कि बस कर्मियों की हड़ताल हो गई, और इससे हुआ क्या कि जब बस सेवाएं ठप हो गई तो इसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच सके हैं, ठीक है, कार्यस्थल पर नहीं पहुंचे, बस सेवाएं ठप हो गई। तो अब बस सेवाएं ठप होने से क्या क्या हुआ है, आइए यहाँ पे समझते हैं, जो धारणा क्या बनी है। नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। अब एक बात बताओ कि हो रहा है कि यहाँ पे बस सेवाओं का हड़ताल हुआ है, तो जो लोग बस से जाते हैं वही तो अपने कार्यस्थल पे ना पहुँचे होंगे ना, तो मेट्रो की तो यहाँ पे बात ही ना होनी चाहिए, तो ये तो गलत है, आप इसको गलत मारो। अब देखो, कह रहा है कि बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर हैं, तो जो लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं से निर्भर हैं उन्हीं की तो बात हो रही है, और वही तो अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सके हैं बसों के स्ट्राइक के कारण, यानी कि सीधी सी बात और सिंपल सा फंडा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट है, यानी कि केवल धारणा 2 इसमें निहित है। ओके, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पासे का है, क्वेश्चन का पूछ रहा है, आप उसे देखो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रंग उस फलक को विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक लिखा गया, यानी कि ब्लैक के अपोजिट में क्या होगा। चलो अब हमें देखना है कि ब्लैक के अपोजिट में, हाँ ब्लैक है ना, हाँ जी, ब्लैक के अपोजिट में क्या होने वाला। देखिए हम यहाँ पे ऐसा चुनेंगे ना जहाँ से हमें कॉमन चीज़ें मिले और वहाँ पे ब्लैक हो। तो येलो ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज पर्पल ब्लू, ब्लैक नहीं है यहाँ। अब यहाँ ब्लू ब्लैक येलो, ब्लू ब्लैक येलो। देखिए ये और ये आप लेते हो ना तो आपको सॉल्व करने में आप ओवरली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि देखिए येलो है और यहाँ भी येलो है, तो येलो के नीचे तो येलो ही हो जाएगा, येलो के अपोजिट। अब आप देखो यहाँ पे ब्लू है, यहाँ भी ब्लू है, तो ब्लू के अपोजिट भी ब्लू ही होगा ना। और बचा क्या, तो ब्लैक है और ऑरेंज है, यानी कि ब्लैक के अपोजिट में अब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ब्लैक के अपोजिट में ऑरेंज हो जाने वाला है। ठीक है, यानी तो ब्लैक का अपोजिट क्या होगा, तो ब्लैक का अपोजिट जो है बचता है हमारा ऑरेंज हो जाएगा, यानी कि नारंगी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि देखिए ये दोनों चीज़ें, येलो कॉमन हो गया तो येलो के नीचे येलो आ गया, यहाँ पे ब्लू और ब्लू कॉमन हो गया तो ब्लू के नीचे ब्लू आ गया। अब बचा हमारा जब ऑरेंज, तो ऑरेंज के नीचे क्या बच गया है, तो ऑरेंज के नीचे ब्लैक बच गया है। ठीक है, समझ में आया। ओके, यानी कि नारंगी यहाँ पे करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा कैसे हुआ है। ओके चलिए नेक्स्ट का आ रहा है स्टेटमेंट और कथन है। ये एक हमें प्रश्न दिया गया है, उसे हमें सॉल्व करना है कि उत्तर की ओर मुख करके खड़े सैनिकों की एक पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो आप यकीन मानिए सब ये जो क्वेश्चन है ना, ये रेलवे के एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से और फोकस तरीके से देखिए। कह रहा है कि उत्तर की ओर मुख करके खड़े सैनिकों की एक पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं। अब हमें ये पता करना है कि ये प्रश्न जो है ऑप्शन, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कौन से दोनों कथन जो है, दोनों कथनों में से कौन यूज होने वाला है या दोनों यूज होंगे। अब देखिए विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15वें स्थान पर, विलियम जो है पंक्ति के बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है। और कह रहे हैं कि डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में है और उसके दाईं ओर 10 सैनिक है। अगर ये 15वें स्थान पर है, विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है, डेविड जो है पंक्ति के ठीक मध्य में है और उसकी दाईं ओर 10 सैनिक हैं, यानी कि उसके दाईं ओर और 10 सैनिक इधर हैं। ये अपने मध्य में है, मध्य में जब है और उसके दाईं ओर 10 सैनिक और हैं, तो डेविड और विलियम के बीच कितने सैनिक हैं। तो सीधी सी बात है ना, ये हमें दोनों चाहिए होगा, तभी विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है, तो इसमें डेविड नहीं बचा। अब छोड़ दो, सॉल्व करने का पूरा सिस्टम छोड़ो। आप यहाँ पे देखो, कह रहा है कि विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15वें स्थान पर, सिर्फ विलियम की बात हुई है। और कह रहा है कि डेविड पंक्ति के मध्य में स्थित है, यहाँ पे डेविड की बात है, यहाँ पे विलियम की बात है, तो दोनों का तो होना जरूरी है ना, किसी एक से तो दोनों के बारे में पता चलेगा नहीं। सीधी सी बात है, आप इसको ठोको ऐसे। और ऑप्शन नंबर 1 और 2 कहाँ है, 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है, 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का होना जरूरी है। सिंगल कैसे होगा, सिंगल दोनों कैसे होगा, दोनों जब होंगे स्टेटमेंट में तभी तो बनेगा ना। ओके चलिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाइए, आप आगे निकलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित एक आकृति है, ये आकृति जो है कह रहा है कि ए बी सी और डी ज्ञात कीजिए जो आकृति एक्स के टुकड़ों द्वारा बनाई जा सकती है। जो ए बी सी डी में से कौन जो है आकृति एक्स के टुकड़ों द्वारा बनाई जा सकती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इन एक्स के टुकड़े जो है, ये 4 टुकड़े हैं, उनका उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, एक नज़र में आप देखो जिस तरह के इनके आकार हैं, देखो आप, फिर ये जो इनके आकार हैं ऐसे, तो इस तरह का तो एक ही डायग्राम बनना है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो क्यों ना हम इसे टिक करें और निकल जाए, क्योंकि यही होगा।
आकृति x के टुकड़ों का प्रयोग करके सिर्फ सी तरह के ही फिगर बनाए जा सकते हैं। अब बाकी ये कहाँ से बनेगा, ये ना बनेगा दोस्तों। ये कैसे आप खुद भी यूज करके और सोच के देखना ये कैसे बनेगा, नया बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अच्छा हो गया, अच्छा एंड हो गया सेशन का। ओके ठीक है दोस्तों, देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे सेशन का एंड हुआ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना उन सारे को डिस्कस किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए आप मेरे सेशन से बने रहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग जो है ना वो एकदम हलवा नज़र आएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप पूरा सेशन देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।